Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? देखो, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम? बच्चों एक ऐसा सिस्टम जिसपे बाहर से नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है? जीरो, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, उसमें पार्टिकल जो अंदर होंगे उस सिस्टम के पार्टिकल वो बेशक एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगेगी? जीरो। वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो कहते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जिस पे कितनी लगेगी? जीरो। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, मतलब पूरे सिस्टम का, बॉडी का नहीं बोल रहा मैं, उस सिस्टम में बहुत सारी बॉडीज हो सकती हैं, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो उस पूरे सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट। तो पूरे सिस्टम का, सिस्टम के हर एक पार्टिकल के मोमेंटम को ऐड करो, ऐड करने के बाद जो टोटल मोमेंटम आएगा सिस्टम का वो कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे जिस मर्जी टाइम पे देख लो। तो देखो यहां पे मैंने लिख दिया कि इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम का फाइनल मोमेंटम और सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा? हमेशा से। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं बच्चों। ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें एक बॉडी का मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1, दूसरी बॉडी है मास m2 की और जो मूव कर रही है विद वेलोसिटी u2। मतलब एक बॉडी u1 स्पीड से जा रही है, दूसरी बॉडी उसके आगे u2 स्पीड से जा रही है, और u1 वाली स्पीड जो है बच्चों वो u2 से बड़ी है। मतलब पीछे वाली स्पीड जो है वो ज्यादा है, पीछे वाली बॉडी की स्पीड ज्यादा है। तो क्या होगा? ये पीछे वाली बॉडी जाके इसके साथ क्या होगी? टकराएगी, है ना। तो ये बॉडी जो है इसके साथ टकरा जाएगी। तो ये बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का सिनेरियो है। ये आ गया ड्यूरिंग कोलिजन। इस सिस्टम में जब ये दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, अब जब ये दोनों कोलाइड करेंगी, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रही इस सिस्टम पे, पर ये दोनों एक दूसरे पे तो फोर्स लगाएंगे ना बच्चों। तो इस वाली बॉडी ने इस पे फोर्स लगाई जिसको मैंने लिखा F21। F21 का क्या मतलब होता है? मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था। F21 का मतलब फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। सेकेंड बॉडी पे वन बॉडी ने कितनी फोर्स लगाई, और ऐसी इस वाली ने इस पे कितनी फोर्स लगाई? F12, विच इज व्हाट? फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2। तो ये तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ना, ये तो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। वो पीछे से आ रहा है फोर्स लगाने, इसने पीछे लगा दी इसको फोर्स, इसने आगे लगा दी फोर्स। ये कौन सी फोर्सेस है? दिस आर एक्शंस एंड रिएक्शन पेयर्स, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितनी फोर्स इसने उस पे लगाई उतनी फोर्स इसने इस पे लगा दी। इसका मतलब ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल होंगी, बट डायरेक्शन क्या होंगी? ऑपोजिट। न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना। अब टकराने के बाद एक दूसरे के साथ टकराई, टकराने के बाद फिर ये अलग हो गए, और अलग होने के बाद ये अब v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये अब v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है टकराने के बाद। तो अब पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड इस केस में। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई बाहर से फोर्स नहीं लगी, ये दोनों फोर्सेस इन्होंने खुद लगाई है। तो इस केस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। कैसे अप्लाई करोगे वो देखो यहां पे। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगता है? सिस्टम का फाइनल मोमेंटम इक्वल टू कर दो सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम पे। अब सिस्टम का फाइनल मोमेंटम निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा? देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल सिचुएशन ये जो है आफ्टर कोलिजन, है ना। तो क्या आएगा मोमेंटम? m1 v1 पहले का प्लस m2 v2 दूसरे का। तो ये हो गया आपका सिस्टम का टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जो आपका इनिशियल होगा। वो कैसे लिखोगे? m1 u1 प्लस m2 u2। तो बच्चों इस तरह आपने अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिस्टम का आफ्टर कोलिजन हो गया फाइनल मोमेंटम, और सिस्टम का बिफोर कोलिजन हो गया इनिशियल मोमेंटम। पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम बेशक चेंज हो रहा है। देखो, इसका पहले मोमेंटम था m1 u1, बाद में कितना हो गया? m1 v1। तो इसका मोमेंटम बिल्कुल चेंज हुआ है, इसका भी मोमेंटम चेंज हुआ है। पहले था m2 u2, बाद में m2 v2।
पर जो टोटल मोमेंटम है बच्चों, सम जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अप्लाई करना सीख लो, ऐसे आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, अब फटाफट इसका प्रूफ भी आपको बता देता हूं। तो बच्चों प्रूफ में देखो, ये F21 फोर्स किस पे लगी थी, ये फोर्स बॉडी 2 पे लगी थी, किसने लगाई थी, 1। तो जब ये फोर्स बच्चे F21 वाली फोर्स जब बच्चे सेकंड बॉडी पे लगी होगी तो उसका मोमेंटम चेंज होगा ना। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो उसका मोमेंटम जरूर चेंज होता है। तो देखो जैसे इस पे फोर्स लगी तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया ना। पहले मोमेंटम था m2u2, बाद मोमेंटम कितना हो गया m2v2। तो चेंज इन मोमेंटम किसका, सेकंड का, क्योंकि फोर्स लगी किस पे, सेकंड पे, डिवाइडेड बाय जितना टाइम लिया। और हमने मान लिया कि लेट डेल्टा टी बी द टाइम, जितने टाइम के लिए ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे थे, फोर्स। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F21 किसके इक्वल हो गया, डेल्टा P2 बाय डेल्टा टी। डेल्टा P2 क्या होएगा, सेकंड का फाइनल मोमेंटम माइनस सेकंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन सेकंड बॉडी का मोमेंटम है ना, तो वो कैसे निकलेगा, सेकंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस सेकंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम। ये मैं हटा देता हूं, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो कैसे लिखोगे आप, सेकंड का फाइनल मोमेंटम कितना है, m2 इंटू v2, ये आ गया। और सेकंड का इनिशियल कितना है, m2 u2, ये चीज आ गई। यहां पे नीचे डेल्टा टी आ गया बच्चों। ऐसे ही बच्चों अगर मैं बोलूं कि जो F12 वाली फोर्स है बच्चों, ये वेक्टर था ना, तो यहां मैं वेक्टर डाल देता हूं, दिस इज वेक्टर वेक्टर। ठीक है, यहां पे भी आप वेक्टर्स को डाल दो क्योंकि वेलोसिटी यहां पे वेक्टर है। ठीक है, अब सेकेंड वाला जो अगर केस देखें आप F12, तो F12 क्या था बच्चों, F12 इज फोर्स जो फर्स्ट बॉडी पे लगी है, किसने लगाई है, सेकेंड ने। तो जब ये वाली फोर्स इस बॉडी पे लगेगी तो इसका भी मोमेंटम चेंज होगा। मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल अलग अलग बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, सिस्टम का नहीं होगा। तो इसका भी मोमेंटम चेंज होगा। तो कैसे लिखोगे इसको आप, डेल्टा P1 बाय टाइम तो सेम ही लगा है ना, क्योंकि दोनों जितने टाइम के लिए कांटेक्ट में होंगे उतने टाइम के लिए एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो टाइम इसको भी क्या लगा, डेल्टा टी। अब डेल्टा P1 कैसे लिखोगे आप, P फाइनल फर्स्ट का माइनस P इनिशियल, नीचे डेल्टा टी। तो देखो P फाइनल माइनस P इनिशियल की जगह वैल्यू पुट करते हो, तो फर्स्ट की फाइनल कितनी है, m1 v1, और फर्स्ट की इनिशियल m1 u1, नीचे क्या आ गया, डेल्टा टी। इज इट क्लियर बच्चों। अब देखो हमने यहां पे लिखा था ना ये चीज कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये तो बन रहे हैं एक्शन एंड रिएक्शन, और एक्शन एंड रिएक्शन वाली जो फोर्सेस होती हैं दे आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब आप यहां पे F21 की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ F12। तो लिख सकता हूं ना मैं यहां पे माइनस ऑफ F12, क्योंकि ये वाला इसके इक्वल है। यहां से देखो, फ्रॉम स्टार, इसको इक्वेशन नंबर स्टार बोल देते हैं, तो फ्रॉम स्टार F21 किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ F12। इज इट क्लियर बच्चों। अब आप देखो ध्यान से, ये F12 है, ये F12 है, ये विद माइनस साइन है। तो मैं इस F12 की वैल्यू को यहां पे पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में। तो यहां पे F12 की जगह माइनस साइन ऐसी रहेगा क्योंकि यहां पे माइनस के इक्वल है ना ये तो, और F12 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं ब्रैकेट में, m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू, यहां पे क्या चल रहा था, m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये चल रहा था। वेक्टर डालने, यहां पे भी वेक्टर डाल दो और यहां पे भी ये वेक्टर सच है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है ना। तो ये चीज बन गई बच्चों, इसको मैं अब इरेज कर देता हूं। अब देखो ये डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस m1 v1 प्लस m1 u1, इधर m2 v2 माइनस m2 u2, ये चीज आ गई बच्चों। अब आप क्या करो, ये u2 u1 वाले एक तरफ कर दो और v1 v2 वाले एक तरफ कर दो। तो देखो m1 u1 प्लस m2 u2, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर m2 v2 ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस m1 v1। तो वही चीज नहीं आ गई बच्चों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, दिस इज व्हाट, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, इनिशियल जिसको मैंने बोला था, एंड दिस इज व्हाट, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, जिसको हमने क्या बोला था, फाइनल। तो प्रूफ हो गया ना आपका ये चीज। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड दिस प्रिंसिपल होल्ड्स ओनली व्हेन योर सिस्टम इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब बाहर से कोई फोर्स ना लगे उस सिस्टम में, अंदर जो मर्जी करे पार्टिकल्स या बॉडीज
पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई नहीं फोर्स लगनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो बॉडीज थी, अगर तीन होंगी तो ये फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 प्लस m3u3, यहाँ आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जिसपे ये प्रिंसिपल जो है होल्ड होता है। तो बच्चों फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज रिकॉइलिंग ऑफ गन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल पेपर में आता ही आता है। क्या होता है रिकॉइलिंग ऑफ गन बच्चों? जब बच्चों आप बुलेट फायर करते हो तो आपको पता है ना गन पीछे की तरफ आती है, उसी को तो बोलते हैं हम रिकॉइलिंग ऑफ गन। जैसे ही बुलेट फायर की, बुलेट आगे जाती है और गन जो है वो पीछे आ जाती है, उसी को बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। और जितनी वेलोसिटी के साथ गन पीछे को आती है उसे बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ये आपको मैंने पहले भी करवाया था न्यूटन थर्ड लॉ के एप्लीकेशन में। ठीक है, वहां पे भी आपको ये चीज बताई थी कि बुलेट को फोर्स लगती है वो एक्शन होता है, और बुलेट गन को पीछे की तरफ फोर्स लगाता है वो रिएक्शन होता है। अब कितनी वेलोसिटी के साथ गन पीछे आएगी वो आप यहां पे करोगे। तो देखो अब यहां पे भी आपका जो बच्चे सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम है। किस किस का सिस्टम है? आपका सिस्टम है गन प्लस बुलेट। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आपने बस क्या किया, गन को फायर किया, उसके बाद जो भी अंदर हो रहा है वो गन और बुलेट अपने आप कर रहे हैं। गन जो है वो बुलेट पे फोर्स लगा रही है और बुलेट जो है वो गन पे फोर्स लगा रही है। तो अब ये आपका गन प्लस बुलेट का एक आइसोलेटेड सिस्टम है। और अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है बच्चों तो इस पे लगेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आइसोलेटेड सिस्टम है बच्चों। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या था, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। यही चीज था। इनिशियल कितना होगा बच्चों? स्टार्टिंग में जब आपने गन को पकड़ा था, ना ही तो बुलेट मूव कर रही थी ना ही गन मूव कर रही थी, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। तो इसका मतलब गन का भी इनिशियल मोमेंटम जीरो और बुलेट का भी इनिशियल मोमेंटम जीरो, क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, और स्टार्टिंग में दोनों की वेलोसिटी जीरो थी। अब बात करते हैं फाइनल में। तो फाइनल में बात करें तो फाइनल जो है गन का मोमेंटम कितना होगा? आपको पता है कि वेलोसिटी के साथ ये पीछे आता है तो ऑब्वियस है गन का मोमेंटम होगा। तो गन का मोमेंटम इज मास, गन का मास है कैपिटल एम, और गन की रिकॉइलिंग वेलोसिटी को हमने लिखा है कैपिटल वी। तो लिख देते हैं यहाँ पे वी क्या है आपकी, यहाँ पे कैपिटल वी इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। जितनी वेलोसिटी के साथ गन जो है वो पीछे आएगी। आपको ये भी पता लग जाएगा कि कैसे बोल रहा हूं मैं पीछे, रिजल्ट में ये भी आएगा कि गन की वेलोसिटी पीछे की तरफ है। ठीक है, तो दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या आएगी, m इंटू स्मॉल v। ये चीज आ गई। यहां से बच्चों अब गन की रिकॉइलिंग वेलोसिटी मतलब कैपिटल V निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा माइनस एम वी इक्वल टू स्मॉल एम वी। ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा एम वी बाय कैपिटल एम, माइनस भी उधर चला गया तो ये चीज आ गई। सो दिस इज योर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। एंड नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है बच्चों? नेगेटिव साइन शोज दैट गन विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट। तो बुलेट जाएगी आगे और गन जाएगी पीछे। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। आगे से कभी भी आपको रिकॉइल वेलोसिटी पूछ ली तो वो ऐसे ही निकलेगा, माइनस एम वी वेक्टर बाय कैपिटल एम। ऊपर क्या है, मोमेंटम ऑफ बुलेट, नीचे क्या है, मास ऑफ गन। समझ लगी बच्चों? अब यहां से ना एक छोटी सी चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं, अगली एप्लीकेशन बड़ी आराम से हो जाएगी। अगर बच्चों टू बॉडी सिस्टम है, जैसे यहां पे था टू बॉडी सिस्टम है और इनिशियली दोनों ही बॉडीज रेस्ट पे है, तो क्या होता है फाइनल में एक अगर इस तरफ जाएगा तो दूसरा ऑपोजिट जाएगा। क्योंकि देखो अगर सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए, जीरो, है ना। इनिशियल जीरो है तो फाइनल भी जीरो होगा। अब फाइनल जीरो कैसे हो सकता है? आप तो बोलोगे कि दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों का मोमेंटम प्लस करके जीरो कैसे आएगा? तो बच्चों देखो बुलेट इस तरफ जा रही है, गन इस तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए ये दोनों प्लस होने के बजाय क्या हो जाएगा, माइनस, और आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर टू बॉडी सिस्टम है और इनिशियली दोनों का मोमेंटम जीरो है तो आफ्टर कोलिजन या आफ्टर कुछ भी, जैसे इस केस में फायरिंग है, तो फाइनल मोमेंटम में क्या होगा,
एक का मोमेंटम दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अगर बुलेट इधर जा रही है तो गन इधर जाएगी, ठीक है। दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा पर दोनों का जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी, तभी तो नेट आंसर फाइनल का भी 0 आएगा। तो ये याद रखना। क्लियर हुआ बात? अब देखो यहां पे एक और इसी के साथ क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों ये भी पूछा जाता है आपसे, व्हाइल फायरिंग द बुलेट द गन शुड बी होल्ड टाइटली टू शोल्डर। मतलब जब आप बुलेट को फायर कर रहे हो तो गन को शोल्डर के साथ लगा के फायर करो। अगर बिल्कुल टच में नहीं करोगे तो इतनी ज्यादा रिकॉइलिंग वेलोसिटी से ये गन पीछे आएगी कि आपका शोल्डर डिसलोकेट हो जाएगा। तभी ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी गन को फायर करो तो बहुत टाइटली शोल्डर के साथ लगा के फायर करो, या आपके पास अगर पिस्टल है तो उसको दोनों हाथों से पकड़ के फायर करो, क्योंकि अगर एक हाथ से फायर करोगे तो वो काफी रिकॉइल वेलोसिटी के साथ पीछे आता है, कंट्रोल नहीं हो पाता। ये मूवीज में ही होता है कि हीरो दो दो बुलेट चला रहा है, टू टू कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता। एक्चुअल में जब एक भी बुलेट फायर करोगे ना तो इतनी रिकॉइल वेलोसिटी होती है, पीछे की तरफ हाथ आता है कि शोल्डर डिसलोकेट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए अगर पिस्टल भी फायर कर रहे हो तो उसको भी ऐसे पकड़ा जाता है, इस तरह बिल्कुल टाइटली। और अगर आपके पास ऐसी गन है तो इसको शोल्डर के साथ लगाया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है वो देखो। देखो बच्चों, यहां पे जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो मास ऑफ गन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब जितना गन हैवी होगा उतनी पीछे आने वाली रिकॉइलिंग वेलोसिटी कम होगी। अब आपको ये एडवाइस किया जाता है कि गन को शोल्डर के साथ टाइटली अटैच करो, सो दैट गन एंड योर बॉडी एक्ट एज अ सिंगल सिस्टम। कि गन और आपकी बॉडी जो है वो सिंगल बॉडी की तरह एक्ट करे। गन एंड योर बॉडी शोल्डर के साथ जब वो टच में होगी तो गन एंड योर बॉडी एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करेगी, जिससे क्या होगा, ये वाला मास जो है अब ये बढ़ जाएगा। इसमें अब गन का भी मास आएगा और मेरा भी मास आएगा, क्योंकि हम कंबाइंड सिस्टम हो गए हैं, है ना। तो जैसे ही ये मास बढ़ जाएगा तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि टाइटली होल्ड करो शोल्डर के साथ। तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपने यही देना कि ऐसे करने से गन और योर बॉडी एक्ट एज अ सिंगल सिस्टम। एज अ रिजल्ट टोटल मास जो है वो बढ़ जाता है। मास बढ़ जाएगा तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों? अब मैं आपको करवाता हूं रिकॉइलिंग वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स। Now look at this question बच्चों, a gun weighing 9 kg fires a bullet of 30 ग्राम। तो आपको गन का जो है मास गिवन है कैपिटल M, दैट इज 9 kg। उसके बाद बुलेट का भी गिवन है 30 ग्राम। फायर किया बुलेट को विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो किसकी वेलोसिटी गिवन है, बुलेट की वेलोसिटी गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड। और क्या पूछा है, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी पूछी है, बड़े आराम से निकल जाएगी। क्या आती थी हमारी रिकॉइलिंग वेलोसिटी, एम वी बाय कैपिटल एम। यहाँ नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन सिर्फ क्या बताता है कि डायरेक्शन जो है वो बुलेट की वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा, इसलिए मत लगाओ, वो सिर्फ डायरेक्शन है। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो, 30 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया आपका 9000, है ना। ओहो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 इंटू 10⁻⁻³ दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻²। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि यूनिट्स जो है दे शुड बी इन SI, ठीक है। अब यहाँ पे आप मास की जगह क्या पुट करोगे, 3 इंटू 10⁻², ठीक है। तो अब देखो ये -2 ये +2 हो जाएगी, है ना। तो 3 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 9, ये घट गया 339, ये इसके साथ घट गया, तो कितना आंसर, 1 मीटर पर सेकेंड। तो गन जो है वो पीछे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आएगी, ठीक है। अब क्या बोला गया सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द कंबाइंड मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग। तो गन एंड बुलेट का कंबाइन पूछा है, वर्ड इज कंबाइंड। कंबाइंड मतलब सिस्टम का मोमेंटम पूछा है बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग। तो बच्चों मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग कितना होगा, दोनों रेस्ट पे है, फायर नहीं किया, गन भी रेस्ट पे बुलेट भी रेस्ट पे, तो कितना होगा, 0। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0। मतलब आफ्टर फायरिंग भी टोटल मोमेंटम क्या होएगा, 0, है ना। आफ्टर फायरिंग भी टोटल मोमेंटम 0 होगा। बेशक इंडिविजुअल का मोमेंटम चेंज हुआ है, गन का भी चेंज हुआ मोमेंटम, बुलेट का भी चेंज हुआ, पर सिस्टम कंबाइंड मोमेंटम कितना रहेगा,
0। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Now, बच्चे, look at this question. A hunter has a machine gun that can fire 50-gram bullets with velocity of 500 मीटर पर सेकेंड। तो एक हंटर के पास मशीन गन है और उसमें से बुलेट निकल रही है, कितनी स्पीड से? 500 मीटर पर सेकेंड की। तो बुलेट की स्पीड को U1 लिख दिया, 500 मीटर पर सेकेंड। कितना मास है बुलेट का? M1 हो गया आपका 50 है। A 40 kg tiger spring at him with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। उधर से एक टाइगर आ रहा है 40 kg का। तो ये मैंने एक कैट कम टाइगर ये बनाया है। ठीक है, तो आपको टाइगर लग तो नहीं रहा होगा, पर समझ लो कि दिस इज अ टाइगर। तो ये टाइगर इस तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो बताओ कितनी बुलेट हंटर फायर करे कि टाइगर रुक जाए? टू स्टॉप द टाइगर हंटर कितनी बुलेट्स फायर करे? तो हम लिख देते हैं कि पहले तो क्या क्या गिवन है वो लिख दो। देखो, मास बुलेट का, वेलोसिटी बुलेट का, यहाँ पे मास आपको टाइगर का दिया, M2 ले लिया हमने 40 kg, और U2 कितना आ गया आपका? यहाँ पे कितनी है वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों एक चीज और, ये इधर जा रहा है, टाइगर इस तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन साथ में कंसीडर करनी है। मेन चीज है, ध्यान देना, इसको क्रॉस स्टार डाल के लिख रहा हूं कि डायरेक्शन कंसीडर करनी है, उसके अकॉर्डिंग साइंस आएंगे। ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव होता है और इस तरफ नेगेटिव, तो आपने इसकी वेलोसिटी को माइनस के साथ लेना है। ठीक है, तो इसको बॉक्स में डाल रहा हूं, ऊपर स्टार डाल रहा हूं कि ये पॉइंट मत भूल जाना। ठीक है, तो मैंने ये लेट कर लिया, लेट n bullets are fired to stop टाइगर। ठीक है, तो एन बुलेट फायर किया हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम देखो, ये बुलेट्स जाएंगी टाइगर के साथ ठुक, और टाइगर में जाके ये रुक जाएगी, और तब तक फायर करनी है जब तक दोनों ही बुलेट्स तो टाइगर में जाके रुकनी है और आपने टाइगर को भी क्या करना? रोकना है। तो इसका मतलब फाइनल सिचुएशन क्या होगी कि दोनों रुक जाएंगे, बुलेट्स एंड टाइगर दोनों रुक जाएंगे, है ना? तो इसका मतलब यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि फिर वही आइसोलेटेड सिस्टम है, बुलेट्स एंड टाइगर का बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, बुलेट जाके टाइगर में स्ट्राइक कर रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल M1 U1 प्लस M2 U2, बुलेट्स का इनिशियल मोमेंटम और यहां पे टाइगर का इनिशियल मोमेंटम, दोनों का सम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल दोनों का क्या आएगा? 0, क्योंकि फाइनल में तो दोनों ने रुकना है। अब यहां पे आपने ये गड़बड़ नहीं करनी, कितनी बुलेट्स फायर की हमने रोकने के लिए? n। तो बुलेट्स में मोमेंटम भी तो कितनों का कंसीडर करोगे बच्चों? n का ही कंसीडर करोगे, क्योंकि n बुलेट्स ने रोका है। तो मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स, इनिशियल मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ टाइगर इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स। मोमेंटम क्या होएगा? फाइनल 0, क्योंकि रुक गई है बुलेट्स, प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ टाइगर, वो भी कितना होगा? 0, क्योंकि वो भी रुक गई है, तो इक्वल टू आ गया 0। यहां से पूछा क्या है? n, तो वो क्या आएगा? देखो, n M1 U1 इक्वल टू माइनस M2 U2। तो यहां से n कितना आ गया? माइनस M2 U2 बाय M1 U2। ठीक है, वैल्यूज को पुट करते हैं, माइनस M2 कितना है? 40, U2 कितना है? नेगेटिव साइन के साथ -10 डिवाइडेड बाय M1, ग्राम्स में यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू केजी, तो 50 इंटू 10 रेज टू पावर -3, तो यहाँ पे 50 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू वेलोसिटी कितनी है? 500। ये चीज आ गई बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 400, नीचे ये 0 1 2 3 3 जीरो प्लस में 3 माइनस में कट जाएगा, नीचे सिर्फ क्या बचा? 5 इंटू 5, ये चीज आ गई। तो ये बन गया 25, और आपको पता है 25 इन 25, कितना बच गया आपके पास? 15, तो 150 कितने पे आएगा? दैट इज 16। तो 25 इंटू 16 आपका कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, तो इसका मतलब कितनी बुलेट्स फायर करनी पड़ेंगी? तो नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड इज 16। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए बच्चों, इसको ऐसे करना है। ये माइनस बस यहाँ पे याद रखना कि डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है। जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है ना, जब एक तरफ आ रहे हैं दोनों, तो एक की वेलोसिटी को प्लस में लेनी है, दूसरी वेलोसिटी को माइनस में लेनी है, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों। अ कार ऑफ मास 1000 kg, एक कार है जिसका मास आपको 1000 kg गिवन, ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 32 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी स्पीड आपको गिवन है 32 मीटर पर सेकेंड,
dashes into rear of truck of mass 8000 kg moving in a same direction with velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक कार जो है ट्रक के पीछे जाके टकराई, ठुस। ये कार थी, ये मैंने ट्रक बनाया है, ये कार इसके साथ जाके टकराई, कार की वेलोसिटी दी थी, कार का मास गिवन था, ऐसे ट्रक की भी दी थी वेलोसिटी, ट्रक की वेलोसिटी थी आपकी 4 मीटर पर सेकेंड और ट्रक का मास गिवन था आपको 8000 केजी। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इसलिए दोनों की वेलोसिटी प्लस में है। कहते आफ्टर कोलिजन कार बाउंसेस विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद कार पीछे की तरफ मूव करनी शुरू हो गई। बाउंसेस लिखा है ना, मतलब पीछे की तरफ। तो ये जो कार है, ऐसा झटका लगा उसको कि ये पीछे जानी शुरू हो गई, तो ये कार अब v1 वेलोसिटी से पीछे जा रही है और वो आपको गिवन है। कितनी है वेलोसिटी? तो आफ्टर कोलिजन कार बाउंसेस विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, तो v1 आपको गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड सिंस इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो वहां पे अगर इधर जा रही है तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल है, इसको मत भूल जाना, डायरेक्शन भी देनी है, ठीक है। तो v1 आएगा -8 और आपने v2 निकालना है क्वेश्चन। तो सिंस इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक दूसरे पे अपने आप फोर्स लगा रहे हैं, कार ने ट्रक पे लगाई, ट्रक ने कार पे लगाई, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम में कौन आएगा? कार प्लस ट्रक। तो इनिशियल मोमेंटम इज m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वो क्या आएगा? m1v1 प्लस m2v2। Substitute all the values or find out v2. So m1 is your 1000, u1 is your 32, plus m2 is your 8000, and u2 is 4. m1 is again 1000, v1 is -8, m2 is 8000 into v2. अब देखो हर एक टर्म में 3 zeros है, 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros, मतलब हर एक टर्म से 1000 कॉमन निकल जाएगा और कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। तो इजिली आ गया यहाँ पे 1 इंटू 32 32 प्लस 8 इंटू 4 32, यहाँ पे अकेला -8 और यहाँ पे आपके पास 8v2। ये चीज आ गई बच्चों। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 32 प्लस 32 हो गया 64, इधर आ गया बच्चों आपका -8 प्लस 8v2। तो 64 प्लस 8 इक्वल टू 8v2। तो 64 प्लस 8 कितना हो गया? 72। ये 8 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो v2 कितना आ गया आपका? इसकी कटिंग कर दोगे तो 9 पे कटिंग हो जाएगी, तो 9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पॉजिटिव में आई है तो इसका मतलब ट्रक आगे की तरफ ही जाएगा और ट्रक की स्पीड बढ़ जाएगी, 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Look at this question बच्चों, this is again one of the most important question, इसको भी ध्यान से समझना। A body of mass 1 kg, तो आपके पास एक बॉडी है जिसका टोटल मास दिया हुआ 1 kg, एट रेस्ट था, इनिशियली वो रेस्ट पे था, तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी? 0। ब्रेक इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ मासेस इन रेशियो 1:1:3, मतलब वो बॉडी 3 हिस्सों में टूट गई और तीनों की मासेस की रेशियो दे दी 1:1:3। द टू पीसेस ऑफ इक्वल मास, देखो 1:1 वालों की मास क्या आएगी? सेम होगी। तो जो इक्वल मास के पीस थे दैट फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर फ्लाई ऑफ कर गए, मूव कर गए, कितनी वेलोसिटी के साथ? 30 मीटर पर सेकेंड ईच। तो यहाँ पे देखो ये रेड कलर का मेरे पास वही बॉडी था जो एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड होने के बाद ये दो बॉडीज जिनका मास इक्वल था m1 और m2, और m1 m2 दोनों इक्वल है, ये एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना के चले गए? देखो टोटल एंगल 45 प्लस 45 90, तो ये ऐसे चले गए, एक एक्सिस के साथ 45, एक दूसरा नीचे 45, सो दैट टोटल इज 90। तो दोनों की वेलोसिटी भी क्या है? सेम। तो ये ऐसे चले गए। कहते बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हैवियर फ्रेगमेंट, तो जो तीसरा पीस है m3 मास वाला, उसकी वेलोसिटी बतानी है आपने, लेट इट बी v डैश, वो कैलकुलेट करके बताओ। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, देखो इनिशियली तो बॉडी क्या थी? रेस्ट पे थी, तो इसका मतलब इनिशियली तीनों पीसेस का मोमेंटम कितना होगा? 0, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे थी, तो तीनों का टोटल मोमेंटम कितना हो गया? 0। तो फाइनल मोमेंटम तो चेंज होगा ऑब्वियस है। अब ध्यान दो बच्चों, तीनों का इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो हम लिखेंगे कि सिस्टम का इनिशियल इज इक्वल टू सिस्टम का फाइनल। यही चीज होता है ना, इनिशियल तो 0 हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में क्या थी? बॉडी रेस्ट पे थी।
फाइनल में बात करें तो वो आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ये चीज आएगा। आपको 1 और 2 का मास और वेलोसिटी पता है, मास पता लग जाएगा, अभी मास मैं निकाल दूंगा। तो P1 और P2 पता है, P3 का मोमेंटम से थर्ड वाले का मोमेंटम निकाल दो, मोमेंटम से वेलोसिटी निकल जाएगी। तो P3 क्या होएगा, देखो यहां से P3 इज नेगेटिव ऑफ, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ P1 प्लस P2, मतलब थर्ड बॉडी का मोमेंटम फर्स्ट और सेकंड बॉडी के मोमेंटम के रिजल्टेंट के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। ये दोनों बॉडीज कंबाइन होके एक मोमेंटम दे देगी। और मैंने आपको बोला था जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उस केस में क्या होता है कि अगर एक पीस का मोमेंटम इस तरफ है तो दूसरे पीस का मोमेंटम उसके ऑपोजिट इस तरफ होगा, सो दैट नेट मोमेंटम फाइनल भी कितना है, 0। तो ये दोनों पीसेस मिलके इनका रिजल्टेंट आएगा और एक मोमेंटम निकल जाएगा। मतलब P1 और P2 से आपको इनका रिजल्टेंट मिल जाएगा और P3 जो है वो उस मोमेंटम के इक्वल बट ऑपोजिट होगा। इस चीज को ध्यान रखना, ये ना हो जाए कि इक्वल कर दो बस, डायरेक्शन क्या होगी उसकी ऑपोजिट होगी, तो डायरेक्शन भी ध्यान देनी है। तो अब यहाँ पे आपने P1 प्लस P2 करना है, तो सबसे पहले P1 प्लस P2 करते हैं। देखो P1 प्लस P2 क्या है, रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए पहले P1 कितना होगा, P1 इज योर m1v, मास m1, वेलोसिटी v, P2 इज योर m2v। बिना मास के आप मोमेंटम कैसे फाइंड कर सकते हो, तो पहले मास निकालते हैं। तो मास के लिए टोटल मास 1 kg गिवन है, हम रेशो में ऐसे करते हैं, m1 को ले लो 1x, m2 को ले लो 1x और m3 कितना हो गया आपका 3x, x मान लिया है ना साथ में। तो इन तीनों का सम m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू कैपिटल M होगा। तो मतलब 1x प्लस 1x प्लस 3x इक्वल टू कैपिटल M। तो 1x प्लस 1x 2x प्लस 3x 5x इक्वल टू कैपिटल M इज योर 1। तो यहाँ पे x कितना आ गया 1/5, ठीक है। तो x 1/5 आ गया। तो यहां से अब m1 कितना आ गया, m1 इज 1x मतलब 1/5, m2 इज 1x अगेन 1/5 एंड m3 इज योर 3x दैट इज 3/5। तो निकल गए तीनों मासेस, एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तीनों मासेस पता लगे। अब क्या चाहिए आपको, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 वेक्टर्स में है, मतलब रिजल्टेंट निकालना है, सीधा ऐड ना कर देना इन दोनों को। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में ऐड का मतलब रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा P1 और P2 का, देखो मासेस सेम है, वेलोसिटी सेम है ना, दोनों का मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो ये भी आप इसको भी mv लिख दो, इसको भी mv लिख दो, मतलब P1 और P2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेट इट बी P। बाद में वैल्यूज को पुट कर देंगे एक बार में, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। तो अब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा इन दोनों का, मतलब P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, जो रिजल्टेंट होगा इनका वो कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और दोनों के बीच में कितना एंगल है 45 प्लस 45 90, cos 90 कितना होता है बच्चों 0, तो ये टर्म तो हो गई 0। क्या आ गया आपके पास P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, दोनों सेम है ना PP, तो यहाँ पे P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर कितना आ गया √2P का स्क्वायर, √2 अंदर P स्क्वायर बाहर आके P आ गया। तो मतलब P1 प्लस P2 किसके इक्वल आ गया √2P के। अब ये वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं। सो P3 इज योर माइनस ऑफ √2P, ठीक है, तो √2P ये चीज आ गई। अभी मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्योंकि मैंने इसकी भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट की है। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो P3 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P1 प्लस P2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, नेगेटिव तो डायरेक्शन बता रहा है, तो P3 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया √2P। अब डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों की रिजल्टेंट जो आया उनकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, आपको ये प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो देखो यहां पे इस तरफ कौन आया था P1 और इस तरफ जो मोमेंटम आया वो P2 था, है ना, इस तरफ जा रहा है पहला पार्टिकल तो उसका मोमेंटम भी इधर होगा, दूसरा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो उसका मोमेंटम भी इधर होगा, और दोनों ही क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब P1 प्लस P2 वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो जो P3 थर्ड वाला हैवियर मास का जो पार्टिकल होगा उसका मोमेंटम किधर होगा, इस तरफ होगा बच्चों,
क्योंकि मोमेंटम की डायरेक्शन क्या बोली थी मैंने, ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन ऑपोजिट। तो P3 इधर जाएगा मतलब V3 भी इस तरफ होगा। अब V3 निकालना है, आपको P3 पता लग गया, √2p की जगह mv √2, मास कितना था 1/5, v कितना दिया था आपको, इक्वल पीसेस वाले कितनी स्पीड से मूव कर रहे थे 30, ये चीज आ गई। तो ये बन गया 5 6 30, तो बन गया 6√2। यहाँ पे P3 क्या होएगा, m3v3 है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो v3 कितना आ गया बच्चों, 6√2/m3, 6√2/m3 कितना आया था बच्चों आपका, m3 is 3/5, तो 3 5 ऊपर चला जाएगा, 3 2 6, 5 2 10, तो 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब तीसरा पार्टिकल जो हैवियर वाला है वो इस तरफ मूव करेगा कितनी स्पीड से, 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये थोड़ा मुश्किल सम है, एक बार समराइज कर देता हूं। देखो आपको ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल दोनों बता दिया था कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहा है। तो तीसरे पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो इन दोनों पार्टिकल के मोमेंटम के सम के इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इन दोनों का टोटल निकालना है, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में टोटल कैसे निकलता है, रिजल्टेंट से। तो आपने P1 प्लस P2 मतलब रिजल्टेंट निकालना था। तो रिजल्टेंट के लिए यू हैव द फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब दोनों मोमेंटम सेम है क्योंकि मास भी इन दोनों का सेम है, 1/5 1/5, वेलोसिटी भी दोनों की सेम है, तो दोनों का मोमेंटम सेम है। तो मैंने इसको p लेट कर दिया कि बाद में वैल्यू को पुट कर देंगे। रिजल्टेंट निकाला, √2p आ गया, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दी। मैग्नीट्यूड निकालना था तो मैग्नीट्यूड में वैल्यू को पुट की, P3 आ गया, P3 से हमने V3 निकाल दिया, डायरेक्शन इसके ऑपोजिट। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। अब लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे फिर वही बॉम्ब एक रेस्ट पे है, 3 पार्ट्स में टूटा है, तीनों का मास इक्वल है। लीनियर मोमेंटम ऑफ 2 पार्ट्स आर -2pi एंड pj के। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, दूसरा क्या है जे कैप मतलब वाई एक्सिस। तो दोनों के बीच में यहाँ पे भी एंगल जो है वो 90 का है, पर इस केस में मैं 90 डिग्री हो या 45 हो मुझे कोई लेना देना, क्यों नहीं लेना देना, तो उसको देखो यहाँ पे उसने पूछा मैग्नीट्यूड निकालो थर्ड पार्ट के मोमेंटम का। तो वही सेम बच्चों, तीनों जो है स्टार्टिंग में रेस्ट में थे क्योंकि बॉम्ब एक्सप्लोड होने से पहले रेस्ट पे था, तो तीनों का इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो P1 प्लस P2 प्लस P3, ये चीज आ गया। आपने थर्ड पार्ट का मोमेंटम निकालना है, वो क्या होएगा, सीधे P3 इज माइनस ऑफ P1 प्लस P2। अब यहां रिजल्टेंट निकालने के लिए पिछले केसेस में आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ा, पर इस केस में P1 एंड P2 आर डायरेक्टली इन I कैप एंड J कैप, दे आर इन वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म में तो आप सीधे ही ऐड कर सकते हो ना, तो सीधे ही यहाँ पे वैल्यू को पुट करो तो क्या आ जाएगा, -2p I कैप प्लस p J कैप, ये अंदर चला जाएगा तो प्लस 2p I कैप माइनस p J कैप। तो ये आ गया थर्ड का मोमेंटम सीधा। अब उसने मैग्नीट्यूड पूछा है तो आपको पता है वेक्टर में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट कोएफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 2 2 4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, दैट इज √5p स्क्वायर। 5 जो है रूट के अंदर, p बाहर, तो थर्ड का मोमेंटम √5p, ठीक है। ये आ गया मैग्नीट्यूड, ये आ गई वेक्टर फॉर्म। तो जब तो मोमेंटम वेक्टर्स में गिवन है फिर तो बहुत इजी है, नहीं तो आपको पिछले क्वेश्चन की तरह वहां पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को अब एंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, सो दैट इन वीडियो में से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो आपका आराम से निकल जाए, ठीक है। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।